Hello everyone, I welcome you all on my channel Tibra. Or today we are going to start mole concept lecture number 2, and in this lecture I will teach you how to calculate moles. In the previous class I told you how to calculate mole using the number. तो देखिए मोल को हम लोग तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोल क्या है. ये अमाउंट को मेजर करने की एक यूनिट है. तो मोल को हम तीन तरीके से मेजर कर सकते थे भाई. एक तो नंबर की हेल्प से, दूसरा मास की हेल्प से, और तीसरा वॉल्यूम की मदद से. तो अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट जैसे नंबर ऑफ पेंसिल नंबर में भी हो सकता है, जैसे अमाउंट ऑफ शुगर तो वो ग्राम में भी हो सकता है, जैसे अमाउंट ऑफ मिल्क तो वो वॉल्यूम यानी लीटर में भी हो सकता है, एमएल में भी हो सकता है. तो मोल कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था लास्ट टाइम यूजिंग द नंबर्स, राइट. आज मैं आपको सिखाऊंगा मास और वॉल्यूम यूज करके. तो इसी में सबसे पहला केस लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है. देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है. इनिशियली जब हमें किसी के भी मासेस वगैरह नहीं पता थी, तो रिलेटिव क्या क्या मतलब है. जैसे अगर आप बोलते हो कि 50 kg, तो आपका 50 kg मास, 1 kg का अगर मैं एक वेट लूं, तो ऐसे 1 kg के मुझे 50 वेट लेने पड़ेंगे तब 50 kg बनेगा. मतलब अगर मैं एक तराजू से इसे मेजर करूं, तो अगर मैंने यहाँ 50 kg का कोई चीज़ रखी, तो यहाँ मुझे तराजू के दूसरे पार्ट में इस तरीके के 1 1 kg के कितने मास लेने पड़ेंगे, 50 kg. तो मैं बोलूँगा 1 kg से 50 टाइम्स हैवी है. अगर आपका मास 50 किलो है तो आई विल से यू आर 50 टाइम्स मोर हैवियर देन 1 kg. तो ये होता है बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास. पहले क्या करते थे कि रैंडमली किसी एक का भी, जैसे कार्बन का मास आपने 12 AMU लिख दिया. एएमयू का एटॉमिक मास यूनिट कुछ नहीं था, तो 12 AMU ले लिया. तो और सबका मास उसके रिलेटिव निकालना. तो सबसे पहले कार्बन की वजह पता किसका लिया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव के लिए हाइड्रोजन को लिया गया था सबसे पहले. तो हाइड्रोजन को रैंडमली 1 AMU दे दिया हाइड्रोजन एटम को. तो अब अगर मैंने हीलियम ली, तो वो हाइड्रोजन एटम के, हीलियम का 4 AMU था, तो हमने कहा इट इज 4 टाइम्स हैवियर देन दिस. तो रिलेटिव जब मैं बात बोलूंगा तो रिलेटिव में मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय, मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का अगर मैं 1 AMU ले लूँ, वैसे तो वो H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट समझाने के लिए, तो हीलियम का 4 AMU होगा. तो सबसे पहली बात तो 4 आ जाएगा, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी. समझ आई. तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट इज रिलेटिव टू समथिंग एल्स. अभी तो मैं आपको रिलेटिव का मीनिंग बता रहा हूँ. 50 kg इज रिलेटिव टू 1 kg 50 टाइम्स हैवियर है. तो ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ भाई. रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है. तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि कार्बन, हमने इसका रेफरेंस लिया, तो कार्बन का रेंडमली 12 AMU दे दिया गया. तो फिर 1 AMU कितना होगा, 1 AMU होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम. तो जब आपने ये किया, तो 1/12 इंटू 12 AMU जब आप लिखोगे, तो यू आर गोइंग टू गेट 1 AMU. आई होप नाउ दिस इज क्लियर, राइट. तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 AMU का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है. अब व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास. तो मैं आपको बताता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास. RAM शॉर्ट हैंड में हम लिख देते हैं. तो ये क्या होगा, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12. तो इसे ही हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, 16 AMU, और यहाँ 1/12 इंटू 12 AMU आप कर दीजिए. तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 1 AMU बचेगा. तो AMU से AMU कट जाएगा, 16 बचेगा. तो ये बात ध्यान रखना कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. RAM इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. चलो मैं साइड ही हट जाता हूँ, बार बार अटक रहा है यार. ठीक है. रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो अब आप औरों का भी निकाल सकते हो. जैसे अगर मैं कहूँ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आप क्या लिखोगे, मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU, 1/12 इंटू 12 AMU. तो 12 से 12 गया, इट इज़ 14. तो मुझे लगता है अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया है कि किस तरीके से निकालना है. अगर मैं कहता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, तो दैट विल बी 31, 1/12 इंटू 12 AMU.
तो बस 31 की आप यूनिट हटा दीजिए भैया, 31 आ जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास पता पड़ गई क्या होता है। तो पहले हम रिलेटिव से पता लगाते थे, बट हुआ क्या 1961 में हमें कार्बन के एक एटम का मास निकालने का तरीका आ गया। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, बट आपको ये पता होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ C12। This is called relative atomic mass, and relative atomic mass will be unitless and dimensionless quantity. Very very important। तो मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बताए, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, सोडियम का, आप निकाल सकते हो। अब मैं नए सिस्टम की बात करता हूँ। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन द C12 एज द स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन 1960 में। तो करंटली हम लोग जानते हैं कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कितना होता है। तो आप पिछला लेक्चर मेरा ध्यान से देखिए, वहां आपको ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी, राइट। तो वन एटॉमिक मास, 1 AMU क्या होगा, इट इज डिफाइंड, तो व्हाट विल बी 1 AMU, इट इज डिफाइंड एज 1/12 इनटू मास ऑफ C12। तो मास ऑफ C12 को अगर 1/12 में कर दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 1 AMU। तो मास ऑफ C12 कितना होता है, तो देखिए मास ऑफ C12 मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कार्बन का मास यहाँ रखा, तो 1 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। तो जब आप एक कार्बन के एटम का मास रख देंगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, यू विल गेट व्हाट, वैल्यू ऑफ 1 AMU। कैसे, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/12 इंटू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, ये एक कार्बन के एटम का मास था ग्राम के अंदर, then you are going to get, just cancel it and you will be getting this value 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। इसे किलोग्राम में चाहते हो तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 27 होगा भाई, मैं हट जाता हूँ, राइट। तो ये आपका 1 AMU की वैल्यू आ गई ग्राम में और किलोग्राम में, ये आपको ध्यान रखनी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बताया हुआ है 1 AMU 1/12 मास ऑफ 1 C12। तो एक C12 का मास आपको मैंने अभी वही बताया, तो 1 AMU इतना आ गया। लेकिन मास ऑफ एक हाइड्रोजन एटम 1.67 होता है। तो ध्यान से देखिए 1 AMU कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हाइड्रोजन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा है, तो इसे भी हम नॉर्मली 1 AMU कह देते हैं। बट अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो 1 AMU है मास ऑफ हाइड्रोजन है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 AMU। दिख रहा होगा यहाँ पर, कई बुक्स में 1 AMU को यही लिख दिया जाता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 AMU, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया, अगर आप इसको भी AMU के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट, दिस इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ 16 जरूर लिखा हुआ है, बट AMU में जब आप ऑक्सीजन का मास निकालेंगे तो वो 16 AMU नहीं आएगा, इतना आएगा भाई 15.995। जैसे ये 1 से हल्का सा ज़्यादा है, तो जब एक्चुअली एक एटम का मास आप निकालोगे, एक्चुअली एक सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास अगर आप निकालोगे तो देन यू विल गेट इट, राइट। इतना होने के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम इन AMU। AMU हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय U विच इज़ नोन एज यूनिफाइड मास। ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए। तो 16 AMU लिखने की बजाय मैं ऑक्सीजन के लिए 16 U भी लिख देता हूँ। लेटेस्ट कन्वेंशन में AMU को U से रिप्लेस कर दिया गया है। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम इन, तो मास ऑफ वन एटम इन AMU। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम इन एटॉमिक मास यूनिट्स। तो जैसे मैं एटॉमिक मास बोलता हूँ ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 था इंटू 1 AMU। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 16 AMU। उसी तरह अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के एटम का मास कितना आ जाएगा, 14 AMU। अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, तो वो कितना आ जाएगा, 31 AMU।
अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो वो कितना होगा 14 यूनिट लेस। अगर मैं बोलूँ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो वो कितना होगा 16 यूनिट लेस। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए भाई, कौन सा यूनिट लेस होगा, कौन सा यूनिट लेस नहीं होगा। राइट, ये पॉइंट अब आपके क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए। तो अगर ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया है तो अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ मासेस ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। कैसे? जैसे अगर मैंने CH4 लिखा तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 12 AMU प्लस 4 हाइड्रोजन का कितना होगा 4 इंटू 1 AMU तो 16 AMU। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो O2 को मैं बोलूँगा तो ये भी मॉलिक्यूल है, तो O2 का कितना होगा 16 प्लस 16 32 AMU, दो ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं वाटर बोलूँ तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर का कितना होगा, वाटर का होगा 2 प्लस 16 18 AMU। तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो आप इन सभी के मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट में अपनी स्पीड को बढ़ाना है और अच्छे से सीखना है मोल कॉन्सेप्ट को, तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे। वो एलिमेंट जैसे H2O का आपने अभी 18 AMU मैंने निकाला ही था, H2SO4 का क्या होगा 2 प्लस 32 प्लस 64 98 AMU। तो ये 64 कहाँ से आया बताइए भाई, 64 कहाँ से आया? ऑक्सीजन के एक का 16 होता है तो चार का, सल्फर का 32, BA का बच्चों को याद नहीं होता 137, 2 इंटू 35.5, यहाँ पर 2 इंटू 23 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16 दैट इज 64। अब Fe का कितना होता है 56, तो 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16 आपको मिल जाएगा। कॉपर का 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस 64। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ। देखिए एक फॉर्मूला यूनिट मास भी होता है, कई बार ये एनसीईआरटी में और कई बुक्स में दिया रहता है और आप लोग इसमें फिर कंफ्यूज होते रहते हैं अननेसेसरी। हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन जैसी चीज है नहीं। तो ये क्या होता है जरा इसे भी आप समझिए। तो अगर मैं आयनिक क्रिस्टल्स की बात करूं, जैसे मैंने NaCl लिया या जैसे मैंने CaCl2 लिया, KCl लिया, तो ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये रहा, तो यहाँ पर ये क्लोराइड है और पॉजिटिव वाला Na प्लस है, ये क्लोराइड है और पॉजिटिव वाला Na प्लस है। तो ये इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब ये इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होगा, इनकी फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब बड़ा साफ है। अभी अगर मैं CH4 की बात करूं तो आपको CH4 का एक अकेला मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर NaCl बताने की कोशिश करूँ तो NaCl का अकेला मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। इस तरह करोड़ों Na आयन और करोड़ों Cl आयन एक साथ मिलेंगे, Na प्लस और Cl माइनस आयन। राइट, तो ये अकेला मिलता ही नहीं है। तो हो सकता है कि इतने सारे Na हो और इतने सारे हों, ये तो मैंने बहुत कम लिया, एक के पीछे 100 जीरो भी हो सकती है। तो जब इतने ज़्यादा Na और क्लोराइड होंगे तो हम इनका एक सिंपलेस्ट फार्मूला काट दो, इसे NaCl लिख दो। तो इसे एम्पेरिकल फार्मूला भी कहते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसलिए हम इसे फार्मूला यूनिट मास बोल देते हैं। जैसे एम्पेरिकल फार्मूला होता है, तो ये एक्चुअली तो इतने सारे थे तो मैंने उनका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया, तो इसे फार्मूला यूनिट नाम दे दिया जाता है। तो ये कहाँ पर यूज होगा फार्मूला यूनिट? ये टर्म वहां पर यूज होगी जहाँ कोई आयनिक सॉलिड है, और आयनिक सॉलिड होने के साथ साथ जहां पर, ध्यान से सुनना, आयनिक सॉलिड होने के साथ साथ जहां पर ऐसा क्रिस्टल बन रहा हो, ऐसा लेटिस बन रहा हो। राइट, तो ये आपका NaCl CaCl2 इनके केस में मोलर मास की जगह अगर फॉर्मूला यूनिट मास दिया गया हो तो समझ जाना। तो द लेटिस ग्रोज टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर एंड it is called giant because it contain a very large number of ions. This giant structure is the compound of sodium chloride and common salt. राइट, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास अगर मैं बोलूं भाई NaCl का निकालो, KCl का निकालो, तो आप लोग BaCl2 का भी फॉर्मूला यूनिट वहां से बोला जाएगा क्योंकि आयनिक सॉलिड है वो। तो ये क्या होगा 23 35.5, यू विल गेट 58.5 AMU। सिमिलरली इसका कितना होगा 39 और 35.5, यू विल गेट 74.5 AMU। इसका कितना होगा 137 एंड 71, 2 इंटू 35.5 208 AMU।
तो ये सब इनके फॉर्मूला यूनिट्स हैं, क्योंकि दीज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आयनिक सॉलिड्स, राइट, दीज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ फॉलोइंग, चलिए ये तो हो गया है। मोलर मास क्या होता है, नाम से ही पता पड़ रहा, मोलर, मोलर मतलब मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, तो वो मोलर मास हो गए। जैसे अगर मैं कहता हूं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना है, 16 AMU, अगर इसे ग्राम में करूं तो कितना लिखूंगा, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक ऑक्सीजन का है। मोलर मास ऑफ वन मोल, तो वन मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, Na, एक का इतना है तो Na का कितना होगा, तो जरा इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन के अगर मैं वन मोल एटम्स ले लूं तो कितना होगा, तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम इनटू Na, तो एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है, 16 AMU इंटू Na कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। बोलिए, अगर ये इतना है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 16 इंटू 1 AMU को लिख लीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1, तो ये 16 ग्राम आ जाएगा, ये 1 आएगा भाई, आप ट्राई करके देख लीजिए। तो एक एटम का 16 AMU था, और एक मोल में आप जानते हैं कितने सारे एटम होंगे, 7 8, बहुत सारी जीरो, 20 जीरो लगा दो, इतने एटम का मास इतना है। तो 16 ग्राम और 16 AMU जमीन आसमान का अंतर है। 16 AMU एक ऑक्सीजन के एटम का है, 16 ग्राम इतने सारे ऑक्सीजन के एटम का है, ये ध्यान रखना। तो मोलर मास पता पड़ गई, तो ये एटम का है तो ये भी मोलर मास है, मॉलिक्यूल का भी मोलर मास हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ O2 का मोलर मास, तो O2 का एटॉमिक मास आप क्या बोलोगे, 16 + 16 32 AMU। तो अगर मैं बोलूँ मोलर मास, तो मोलर मास आप क्या बोलोगे, एक का मास इंटू Na, वन मोल में तो Na मॉलिक्यूल होंगे। तो जब आप इस AMU को दोबारा से लिखेंगे इंटू Na को 6.022, तो जैसे ही आप ये करेंगे तो यू विल गेट 32 ग्राम, यू विल गेट 32 ग्राम। 32 AMU एक सिंगल O2 के मॉलिक्यूल का था, 32 ग्राम एक मोल मतलब 602 के पीछे 20 जीरो, 6022 के पीछे 20 जीरो। चलिए और एक प्रॉब्लम, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मोलर मास आपने देखा, अब आप देखते ही बता सकते हो जो AMU में होता है वही ग्राम में आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। ठीक है, ये बात आपने देखते ही बता दी। अब मैं आगे आता हूँ। आगे आने का मेरा पर्पज़ क्या है, जरा ध्यान से सुनना भाई। जब मैं आगे आने की बात कर रहा हूँ तो मोलर मास क्या होगा, दोबारा देखिए, 32 AMU इंटू Na। तो अगर मैं O2 के लिए ही बात कर रहा हूँ तो O2 का 32 ग्राम था, यहाँ पे मैंने 32 AMU लिख दिया इंटू Na लिख दिया, 32 से 32 गया, तो 1 AMU कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ 1 ग्राम बचा, यहाँ 1 AMU इंटू Na बचा। तो ध्यान से देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो 1 AMU कितना आ जाएगा, 1/Na ग्राम। तो यहाँ से आपको 1 AMU की एक चीज़ और पता पड़ गई, 1 AMU की एक और बात पता पड़ गई। तो अब आपको जो मैंने पीछे बताया था कुछ ज़्यादा ही पीछे रह गया है। 1 AMU मैंने आपको क्या बताया था, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसे 1/Na ग्राम भी आप कह सकते हो, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम भी आप कह सकते हो, राइट। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो आप बोलोगे एक ऑक्सीजन के एटम का 16 AMU है।
कोई आपसे पूछे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तो आप बोलोगे 16 ग्राम है। कोई बोले रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम तो क्या बोलोगे 16। तीनों 16 होंगे, एक यूनिट लेस होगा 1 ग्राम। तो ये जो 16 ग्राम है आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये इतने सारे एटम्स का है, 20 जीरो लगा दो, और ये बेचारा एक ही एटम का है। ये बात ध्यान रखना भाई किसी भी हालत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने दिखाया कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 35.5 क्लोरीन के एक एटम का मास इतने एएमयू है, तो जब एक मोल का निकालूंगा तो कितना आएगा 35.45 ग्राम। तो एक मोल में देखिए ये इतने सारे, वही एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स क्लोरीन के एटम्स होंगे, और इसका मास आ जाएगा 35.45 ग्राम। सिमिलरली अगर मैं Cl2 का बोलूँ तो 70.9 आ रहा है एक मॉलिक्यूल का। तो जब मैं ऐसे बहुत सारे कितने मॉलिक्यूल ले लूँगा, इतने मॉलिक्यूल, तो उनका 70.90 ग्राम हो जाएगा। मैं हट जाता हूँ जरा यहाँ से, 70.90 ग्राम हो जाएगा। एनी डाउट यू है? राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? अब कई बार ये हो जाता है, ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी, पहले मैं इस पर आता हूँ। अगर मैंने कहा भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब आप कंफ्यूज हो गए कि ऑक्सीजन के एटम है या मॉलिक्यूल की, 16 ग्राम होगा या 32 ग्राम होगा, हो गए या नहीं? तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैंने कहा, तो दैट मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे 16 ग्राम। तो व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम जनरली। समझ आ गया? अगर मैं आपसे कहता हूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो देखिए नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो उसके कह रहा है ग्राम एटॉमिक, तो आप 14 ग्राम लिखोगे। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटम हो गया मॉलिक्यूल, तो ये बात क्लियर नहीं होती। लेकिन ग्राम एटॉमिक आते ही आप समझ जाते हैं एटॉमिक बताना है मुझे। अगर कहीं पर ये लिखा आ जाए O2 गैस या ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसका मास 32 ग्राम लेना 1 मोल का। उसी तरह अगर नाइट्रोजन गैस लिखा आ जाए तो 28 लेना है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन लिखा आ जाए तो आप फंस जाओगे, सिर्फ ऑक्सीजन लिखा आ जाए तो आप फंस जाओगे। तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए दो टर्म्स डिफाइन की गई, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मैं अगली चीज पर आता हूँ। वो अगली चीज क्या है भाई? अगली चीज देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिया, एक मिनट, यहाँ GMM आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कहता हूँ, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कितना होगा 32 ग्राम। अब 16 नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ये है। अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कहता हूँ, तो अब N का नहीं लोगे, अब आप 28 ग्राम लोगे, क्योंकि वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज बेसिकली मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। राइट। चलिए अब आगे मूव करते हैं। मोल कैलकुलेशन। तो अब आपको ये पता पड़ गया है कि मोल कैलकुलेशन में आपको मास का आइडिया लग गया, 1 मोल क्या होता है। तो जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ W ग्राम सब्सटेंस हैविंग मोलर मास M ग्राम। तो देखिए अगर किसी सब्सटेंस का मोलर मास M ग्राम है, तो M ग्राम मतलब 1 मोल। अगर 1 ग्राम में लूंगा तो 1 ग्राम में कितने होंगे 1/m मोल। और अगर W ग्राम लूंगा तो W ग्राम में कितने होंगे W/m मोल। तो मेरे पास अब मोल निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया है, W/m। कल मैंने एक और उससे किया था पिछली क्लास में, N/n। तो दो फॉर्मूले आ गए, ये नंबर के थ्रू और ये मास के थ्रू। W क्या है, जो मास आपको गिवन है, और M क्या है, मोलर मास। राइट। M क्या है, मोलर मास। कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन दिस। तो अब आपको इनमें सब में W/m लगाना है। तो ये 30 ग्राम दिया गया है, इसका मोलर मास कितना होगा, निकालिए मोलर मास। पॉज करके आप ये सारे ट्राई कर सकते हैं, मैं तो कंटिन्यू करता रहूँगा।
तो इसका मोलर मास आप निकालेंगे तो दैट विल बी 180, तो 1/6 मोल। अब मैं कहूँ इसके मोल निकालो, तो इसका 90 ग्राम दिया है, मोलर मास 18 है, तो 5 मोल आ जाएगा। इसका निकालो, तो इसका मास 42 दिया है, मोलर मास निकालोगे तो 84 आएगा, 0.5 मोल। यहाँ पर 85 ग्राम दिया है, तो 85 ग्राम को आप 17 से डिवाइड कर दीजिए मोलर मास, तो अगेन इसके भी 5 मोल आ जाएंगे। एनी डाउट? तो देखिए कितना आसान था, मैंने अब आपको बताया कि भाई मोलर मास आपने निकाला 32 ग्राम, तो आप बोल गए 32 ग्राम में 1 मोल होगा। कोई बोले कि 16 ग्राम O2, तो कितने मोल होंगे? 16/32। यूनिटरी से भी निकाल सकते हो, 32 ग्राम जो मोलर मास है दैट मीन्स 1 मोल। तो 16 ग्राम में कितना होगा? 1/32 इंटू 16, दैट विल बी 0.5 मोल। क्लियर? तो यही मैंने पहले यहाँ पर आपको W ग्राम सब्सटेंस दिया। मान लो मैं आपको 6 ग्राम कार्बन देता हूँ, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम है, तो 6 ग्राम में कितने मोल होंगे? 6/12 दैट इज 0.5 मोल। तो अब आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो अब आप मोलर मास की मदद से भी मोल निकाल सकते हैं। जैसे अब मैंने आपसे कहा 90 ग्राम वाटर है, तो कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2O, तो करिए भाई। H2O के मोल पहले पूछे हैं, फिर H के पूछे हैं, फिर O के मोल पूछे हैं, और फिर आपको मास पूछा है इन दोनों का। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एटम भी पूछे गए हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं। लास्ट क्लास में भी बताया था, बट लास्ट क्लास में आपने जो मोल निकाला था वो नंबर की मदद से निकाला था। अब नंबर की मदद ना लेकर के आप किसकी मदद से निकालोगे? मास। तो 90 ग्राम H2O है, नाउ डिवाइडेड बाय 18 एंड यू आर गोइंग टू गेट 5 मोल। तो इफ यू आर गेटिंग 5 मोल H2O, 5 mole H2O, so how many molecule will be there? The molecules will be 5Na, molecules will be 5Na। तो 5Na molecules है, तो हाइड्रोजन के how many mole of hydrogen will be there? 5 mole will have 10 mole। तो how many atoms? 10Na atoms होंगे। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 5 मोल, तो एटम कितने होंगे? 5Na। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 15Na। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आ गया है 5Na, मोल्स ऑफ H2O आ गया है 5, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O&H ये भी आ गया है 10Na और 5Na। तो मास ऑफ O&H, तो H के अगर 10 मोल है तो ये हाइड्रोजन एटम के 10 मोल है भाई। किसके 10 मोल है? हाइड्रोजन एटम के 10 मोल। तो इनका मास कितना होगा? 10 ग्राम। ये ऑक्सीजन एटम के 5 मोल है, तो इनका मास कितना होगा? 16 इंटू 580 ग्राम। दोनों का सम कर दो, 90 ग्राम आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और निकालना है, अरे तो फर्जी है। H2O का अगर एक मॉलिक्यूल लूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। कितने प्रोटॉन होंगे? 10। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, 8। अगर एक एक H2O का मॉलिक्यूल लेने पे 10 आ रहे हैं, तो 5 Na में कितने होंगे? 10 इंटू 5Na और 8 इंटू 5Na। मेरे हिसाब से अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एनी डाउट? सिमिलरली आप घर पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। CO3 2-, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे। तो अगर कोई मोल पूछे तो मोलर मास कितना होगा? 62 मोल्स। तो जब आपने कहा CO3 2-, तो यू विल बी गेटिंग 2 मोल। अब आप इसे पढ़िए ध्यान से, और इसमें आप कार्बन निकालिए, ऑक्सीजन निकालिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन निकालिए, और न्यूट्रॉन। लास्ट क्लास में मैंने ऐसी प्रॉब्लम कराई थी। तो अगर आप CO3 का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर सकते हो, कि इसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में 8 होंगे, 3 ऑक्सीजन है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या लिखूंगा? 26 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें तो 6 प्रोटॉन होंगे एक कार्बन में, और एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 3 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी, ये 32 आएगा और ये 30 आएगा। न्यूट्रॉन कितने होंगे? सेम, 30। तो 2 मोल यानी 2Na। तो एक आयन में अगर 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 2Na में कितने होंगे? 32 इंटू 2Na।
एक में अगर 30 इलेक्ट्रॉन है तो 2Na में इतने होंगे, और उसी तरीके से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अगर ये 2Na है तो कार्बन के कितने होंगे? 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 6 मोल, क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है। तो 2 मोल बोले तो 2Na, 6Na। टोटल एटम कितने हो गए? 8Na। और अगर मास निकालना है तो कार्बन के 2 का मास कितना होगा? 24 ग्राम। ऑक्सीजन के 6 का मास कितना होगा? 16 × 6 ग्राम। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब आगे मूव करते हैं भाई। हाँ, ये और एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर यहाँ 99% बच्चे इस चीज को पेपर में गलत करके आते हैं, हड़बड़ाहट बोलो या जल्दबाजी बोलो। दो टर्म और हैं, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। देखिए, अगर मैंने बोला 20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो व्हाट डज दैट मीन? देखिए, इस ग्राम एटम को अंडरलाइन करके मोल लिख लो, और एटम के मोल है ना, तो इट इज बेसिकली 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये ध्यान रखना, ये 20 ग्राम नहीं है। तो अगर आप इसका मास निकालोगे तो 20 × 16 ग्राम आएगा। तो ये मोल का ही एक और नाम है भाई, ग्राम एटम। उसी तरह अगर मैंने कहा 20 ग्राम मॉलिक्यूल, तो आप हमेशा ध्यान से देखना, ग्राम के बाद एटम, मॉलिक्यूल या आयन लिख रहा है तो उसे अंडरलाइन करके मोल कर लो। तो इट इज इक्विवेलेंट टू 20 मोल O2। तो मास कितना होगा? अगर मैं लिख देता हूँ 20 ग्राम आयन ऑफ CO3 2-, तो आप समझ जाइए ये मोल है CO3 2- के। तो ये 20 ग्राम मास नहीं है। तो मास कितना होगा? 20 × 16 ग्राम। समझ आई बात? तो ये ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल भी बेसिकली मोल ही है। ग्राम के बाद, जी के बाद, जस्ट जी के बाद एटम या मॉलिक्यूल या आयन लिख रहा हो, पकड़ लेना भाई, एकदम उन्हें अंडरलाइन करके मोल लिख देना उसके नीचे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और फिर याद करोगे सर ने बोला था 99.9% बच्चे इसे गलत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल यूजिंग वॉल्यूम। तो ये मैंने आपको मोल की कैलकुलेशन अभी सिखाई थी, मास। और आज इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने आपको मास दिया और आपसे नंबर पूछ लिए। तो मास और नंबर को मैंने रिलेट कर दिया, तो आपने बेसिकली मास से मोल निकाला और मोल से नंबर निकाले। अब हम वॉल्यूम पर आते हैं। तो वॉल्यूम अक्सर हम गैस के लिए ये चीज़ें यूज करते हैं, क्योंकि जो गैस होती है ना यार, उसकी कोई वॉल्यूम डिफाइन नहीं है। क्यों? जैसे मैंने मान लो 1 मोल ऑक्सीजन ले ली, 32 ग्राम O2 ये भर ली, यहाँ वॉल्यूम है। अभी मान लो ये मुझे 20 लीटर दिखा रहा है रीडिंग। अब आप में से एक दमदार बच्चा आया, उसने पिस्टन को नीचे धक्का दे दिया। 32 ग्राम ऑक्सीजन ही है, लेकिन अब मेरे को रीडिंग आ रही है 10 लीटर। सेम अमाउंट है। क्यों? ऑक्सीजन या कोई भी गैस कंप्रेसिबल होती है, वो एक्सपेंड भी हो सकती है, कंप्रेस भी हो सकती है। तो उसकी वॉल्यूम बोलना बेवकूफ़ी है। तो यहाँ मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो वॉल्यूम है 20 लीटर, ये इस प्रेशर पे है। ये जो वॉल्यूम है 10 लीटर, ये इस प्रेशर पे है और इस टेम्परेचर पे है। तो जब तक आप प्रेशर और टेम्परेचर मेंशन नहीं करोगे तो इनफाइनाइट वॉल्यूम पॉसिबल। जबकि पानी के केस में क्या होता है, अगर आपने एक गिलास में या किसी बॉटल में पानी भरा 20 लीटर, तो उसे दूसरी जगह कर दो तो भी वो 20 लीटर ही रहेगा, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होता ऑलमोस्ट। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। तो गैस की जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो मुझे प्रेशर और टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ गैस को अगर आप प्रेशर चेंज करो तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसे हीट करना शुरू कर दूं, प्रेशर सेम रखूं, तो भी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो ये जो 10 लीटर है, मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये 10 लीटर किस प्रेशर पे है और किस टेम्परेचर पे है। नहीं तो सब यूजलेस है भाई। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस आर टेकन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन दे विल कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दोबारा पढ़िए। अगर आप इक्वल नंबर ऑफ दो गैसेस ले रहे हैं, इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं दो गैस की, मैंने ये ले ली भाई इक्वल वॉल्यूम। तो मान लीजिए मैंने 22.4 लीटर ये ले ली, 22.4 लीटर ये ले ली। ठीक। यहाँ मैंने हाइड्रोजन ली और यहाँ मैंने हीलियम ली। तो हीलियम तो मोनो एटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर गैस है।
तो ये क्या कहता है, प्रेशर और टेम्परेचर भी दोनों का सेम ले लिया, तो ये कहता है कि जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, अगर हाइड्रोजन के इसमें 100 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ हीलियम के 100 एटम होंगे। बेसिकली वो एटॉमिक फॉर्म में घूम रहा है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में घूम रहा है, तो इसने नंबर ऑफ पार्टिकल कहा है। ये है वो गैड्रोज लॉ। अगर आप किन्हीं दो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम ले लेते हो at identical condition of pressure and temperature, then they will also have what, they will also have equal number of particle क्यों कहा, क्योंकि अगर गैस एटॉमिक स्टेट में है तो उतने ही एटम होंगे और मॉलिक्यूलर में तो 100 ही मॉलिक्यूल होंगे। समझ आ गई बात। तो अगर मैं यहाँ ओजोन ले लेता, ओजोन भी लेता तो 100 O3 के मॉलिक्यूल होते, जिस फॉर्म में भी मतलब कोई गैस एग्जिस्ट करती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। यहां से ये आया कहाँ से, जरा ये भी लेंगे। जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये आपने CO2 गैस ली, तो जब आपने ये CO2 गैस ली तो 44 ग्राम यानी 1 मोल हो गई। जब आपने नाइट्रोजन गैस ली तो ये भी 1 मोल ली, और आपने दोनों की वॉल्यूम भी बराबर ले ली। जिस कंटेनर में बंद किया गैसेस की वॉल्यूम उसी के बराबर होती है, तो 1 मोल ऑफ गैस। तो यहाँ नाइट्रोजन के और CO2 के दोनों के मॉलिक्यूल बराबर मिलेंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और क्योंकि 1 मोल लिया है तो मैं इसे मोलर मास भी कह सकता हूँ। तो अब जरा हम आते हैं अपने काम की चीज पर। PV इज इक्वल टू NRT, तो यहां से मोल निकलेगा, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस। मैं देखता हूँ बच्चे इस फॉर्मूले को सॉलिड के लिए भी लगा देते हैं, लिक्विड के लिए भी लगा देते हैं। दैट इज रॉन्ग। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैसेस के लिए, राइट। तो देखिए ये इक्वेशन जो लगेगी PV इज इक्वल टू NRT, आप इसे सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए लगाएंगे, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। तो मैं आता हूँ, आप इसे लगा तो तभी पाओगे, तब इनका मीनिंग समझोगे। P यहाँ पर होता है प्रेशर ऑफ गैस, V होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, और T होता है टेम्परेचर, और R होता है आपका एक गैस कांस्टेंट, और N होता है नंबर ऑफ मोल। तो अगर आपको N निकालना है तो PV अपॉन RT, बट ये फॉर्मूला तभी तो लगाओगे तब यूनिट्स प्रॉपर होंगी। तो मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें समझाता हूँ, इनकी यूनिट और आर की वैल्यू क्या लेनी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर पे। तो आपको टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो आप हमेशा उसे केल्विन में कन्वर्ट करिए। ये जो टेम्परेचर है ये हमेशा केल्विन में होगा, तो केल्विन वाले स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। तो इट इज़ 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको जो भी आंसर देगा वो केल्विन में देगा हमेशा। आज से लेकर जब तक आप IIT का या नीट का एग्जाम देते हैं, आप ध्यान रखना कि आपको टेम्परेचर अब हमेशा ही केल्विन में लेना है। ये पॉइंट आप गांठ बांध कर रख लीजिए। तो अगर मैंने कहा 7 डिग्री, 27 डिग्री, 100 डिग्री, इन सबको केल्विन में करके दिखाइए, -100 डिग्री, तो क्या होगा 280 केल्विन। यहाँ पर क्या होगा 300 केल्विन। ये क्या होगा, और 273 -100 ये क्या होगा 173 केल्विन। हो गया, ये कन्वर्जन आ गया। हमेशा केल्विन में रखना है, इस इक्वेशन में आप तभी लगा पाओगे। तो T खत्म। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, प्रेशर पे। तो देखिए ये समझ लीजिए, प्रेशर की कुछ यूनिट्स याद रख लो। इसे कैसे मेजर करते हैं मैं जब गैस स्टेट पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा। अगर मैंने कहा 1 ATM, तो दैट इज इक्वल टू 760 टॉर या 760 mm ऑफ Hg। ये Hg मरकरी के टर्म में मेजर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। पास्कल की टर्म में इट वुड बी 325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये इसकी SI यूनिट है। अगर कोई बोले 1 ATM, तो 1 ATM भी मैं बता देता हूँ, 750 टॉर, 750 mm ऑफ Hg। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। डिटेल ये मरकरी के टर्म में क्यों लिखते हैं और ये सारी मैं आगे बताऊंगा। ऑफ Hg, एंड यू विल राइट 10⁵ पास्कल। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ 1 ATM और 1 बार को,
तो आई विल गेट 76 अपॉन 75, 1.013। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार। तो ATM आपकी बड़ी यूनिट है और बार आपकी छोटी यूनिट है। लिख लीजिए बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, इसके बिना आगे कुछ नहीं होगा। तो प्रेशर में अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे ATM में कन्वर्ट करो, किसे? मैंने बोला 95 सेंटीमीटर ऑफ HG, इन सबको ATM में कन्वर्ट करो। फिर मैंने कहा इतने पास्कल। फिर मैंने कहा 38 टॉर। तो इन्हें ATM में कन्वर्ट करो, इन सारे प्रेशर्स को सेंटीमीटर में ले लिया। चलिए भाई जल्दी से करके दिखा दो। तो देखिए सेंटीमीटर में है तो 95 अपॉन 76 कर दीजिए, क्योंकि 1 ATM कितने के बराबर था? 76 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा? 5/4 ATM। यहाँ पास्कल में दिया है तो इसे भी डिवाइड कर दो, इंटू 10⁵5। तो ये आ जाएगा 10 ATM। तो अब ATM में या बार में, जब ATM में कर लिया तो बार के लिए 75 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 38/76.5 ATM आ जाएगा। यहाँ 520 टॉर में mm ऑफ HG है, तो यहाँ mm देखिए 760, तो ये 2 ATM आ जाएगा। ये कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दीज कन्वर्जन्स, तो मैं आता हूँ वॉल्यूम पे। देखिए गैस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती। अगर मैंने गैस को इस कैप में भरा और बंद कर लिया तो अभी गैस की वॉल्यूम इस कैप के बराबर है। अब मैंने उंगली हटा दी, अब वो सारे रूम में फैल गई, अब रूम के बराबर हो गई। तो ये पानी की तरह नहीं है, गैस को आप जिस कंटेनर में रखते हो उस कंटेनर की वॉल्यूम को ही गैस की वॉल्यूम बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना, गैस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती। तो यहाँ पर अब आप देखिए, अगर मैं गैस की वॉल्यूम के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1 ml हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 cc हो, इसका एक ही मीनिंग है। cc सेंटीमीटर क्यूब, तो एक ही बात है। और आपको फिर ये भी पता होगा 1 लीटर में कितने 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं या 1000 ml होते हैं, ये बात भी आपको पता है। तो अगर ये बात आपको पता है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इतने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे? क्यूब कर दो दोनों तरफ, तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हो 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 लीटर। तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 10⁻3 लीटर। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने। तो अगर ये इतना होगा तो आई कैन राइट 1000 लीटर। एक बात और, ये आपको पता पड़ गया है, जहाँ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा 1 मीटर .1 या 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर क्या होता है? 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होगा? तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होगा पेपर में ऐसे आएगा 2.5 डेसीमीटर क्यूब, तो आप उसे डायरेक्टली 2.5 लीटर लिख सकते हैं। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिट के बिना बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब वैल्यूज ऑफ आर, तो आर की वैल्यू क्या होंगी? तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज ऑफ आर, सबसे पहले पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। तो आर क्या होगा? पीवी ओवर एनआर, सॉरी पीवी ओवर एनटी। अब एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो टेम्परेचर है वो तो ऑलवेज केल्विन में जाएगा। तो आर की यूनिट भी डिपेंड करेंगे आप प्रेशर, वॉल्यूम और मोल को किस में ले रहे हो।
तो अब मैं लेता हूँ केस 1। अगर आपने प्रेशर को एटीएम में लिया और वॉल्यूम को लीटर में लिया तो मोल ही है। तो आर की वैल्यू, आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नाम याद कर लीजिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर आपका क्या आ जाएगा, 0.0821, और यूनिट क्या हो जाएंगी, प्रेशर के लिए एटीएम, वॉल्यूम के लिए लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आप ये मानिए 90% प्रॉब्लम में ये वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, तो आप इसे याद रख लें। फिर मैं केस 2 ले लेता हूँ। केस 2 में हो सकता है प्रेशर को आप बार में लें और वॉल्यूम को आप लीटर में लें। तब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.083 बार, प्रेशर बार में है तो बार, वॉल्यूम लीटर में है, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बचे हुए 9% में ये होगा। अभी फॉर करंट तो 1% के लिए दो केस है, तो उन्हें भी याद कर लोगे तो अच्छा है। वो एक्चुअली जब थर्मोडाइनमिक पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आएंगे। केस 3, अगर एसआई यूनिट्स है, प्रेशर अगर पास्कल में है और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में है, यानी एसआई यूनिट्स हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आर क्या लेना है, 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। केस 4, अगर सीजीएस यूनिट्स है, सीजीएस यूनिट्स, तो इसे कैलोरी में कर दो, 4.2 से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 1.98 आता है, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम 2 कैलोरी, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स लिख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों मिला के 1% ही होंगे। अभी मोल कैलकुलेशन में मेनली आर किया तो ये वैल्यू लेनी होगी या ये, तो आपको प्रेशर वो टॉर में दे, mm/Hg में दे, सेंटीमीटर में दे, आपको वो एटीएम में लाना है या बार में लाना है। वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दे, डेसीमीटर क्यूब में दे, आप उसे लीटर में लाओ, तभी आप आर की वैल्यू रख पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई अब मैं आगे आता हूँ। मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम अगेन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो ये वही दिक्कत है जो अभी थोड़ी देर पहले थी। क्या दिक्कत, दिक्कत ये कि अगर मैंने ऑक्सीजन ली 32 ग्राम तो 1 मोल होगी, तो यहाँ वो 20 लीटर है, लेकिन प्रेशर चेंज कर दिया तो वो 10 लीटर है। तो ये भी 32 ग्राम O2 है, ये भी 32 ग्राम O2 है तो दोनों मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम को अक्सर हम वीएम से लिख देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो यार 1 मोल गैस की तो कितनी भी वॉल्यूम हो सकती है, 20 लीटर, 10 लीटर। एक्चुअली मेरे को अगर एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो वॉल्यूम के साथ मुझे प्रेशर और टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो यूजलेस है। सॉलिड लिक्विड में ऐसा पंगा नहीं था, ये पंगा सिर्फ गैस में ही है, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड लिक्विड नहीं होते। तो अब इस समस्या को सुलझाने के लिए दो कंडीशन डिफाइन की गई, एक एनटीपी और एक एसटीपी। एनटीपी क्या होता है मैं बता देता हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसे एनटीपी बोलते हैं। तो देखिए एनटीपी पे क्या क्या वैल्यूज होती हैं, टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन लेना होता है और प्रेशर 1 एटीएम लेना होता है, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लगाता हूँ तो मोलर वॉल्यूम के लिए मोल 1 लेना पड़ेगा, N1 ले लिया, तो जो वॉल्यूम है वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगी 1 मोल की। तो पी वी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी। तो यहाँ से मोलर वॉल्यूम निकाल लो, आर टी ओवर पी। तो आर की वैल्यू कितनी रखोगे, अब प्रेशर 0.0821, टी कितना रखोगे 273 और पी 1, तो जो मोलर वॉल्यूम आ जाएगी वो 22.4 लीटर आएगी। तो ध्यान से देखिए, दुनिया की कोई भी गैस हो अगर एनटीपी पर है तो उसके 1 मोल की वॉल्यूम इतनी रहेगी, मोलर वॉल्यूम, जबकि मोलर मास तो अलग होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इससे एसटीपी क्या होगा, तो अक्सर मैं बच्चों को बोलता हूँ ये वाली कैलकुलेशन याद ही रख लो, ये अक्सर पेपर में आ जाती है। तो वहाँ कैसे, कैलकुलेटर तो होगा नहीं, कैसे करोगे। तो यूनिटरी मेथड से मैं कह सकता हूँ 22.4 लीटर का मतलब हुआ 1 मोल,
1 लीटर अगर कोई गैस दी है तो कितना एट एनटीपी, इतने मोल एट एनटीपी। तो ये जो वॉल्यूम है एनटीपी पर होनी चाहिए। तो अगर वी लीटर दे दी जाए तो वी अपॉन 22.4 मोल। तो मोल का एक और फॉर्मूला आ गया है, वी अपॉन 22.4, ये लीटर में है। इससे पहले हम एन अपॉन एन ए कर चुके हैं और डब्ल्यू बाई एम कर चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला एनटीपी पर लगेगा। अब एसटीपी, दूसरी कंडीशन क्या है, तो यहाँ एसटीपी आपकी होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा 273 केल्विन और प्रेशर कितना होगा 1 बार, राइट। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो जब मैं मोलर वॉल्यूम निकालूंगा तो पी वी एम इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, क्योंकि एन वन रख दूंगा वी वी एम हो जाएगी। तो यहाँ से अगर वी एम निकालूंगा तो इट विल बी आर टी ओवर पी। अब आर की वैल्यू क्या रखूंगा, ये बार में है 0.0831, 273 अपॉन पी। तो नाउ मोलर वॉल्यूम विल बी 22.7 लीटर। तो बहुत सारी बुक्स में एनटीपी और एसटीपी को एक ही तरीके से लिख दिया जाता है, जबकि ये अलग अलग है। तो अब यहाँ 1 मोल के लिए अगर आपको मोल कैलकुलेशन करनी है तो वो वॉल्यूम आएगी 22.7, ये लीटर में है, वो भी लीटर में थी 22.4। तो अब मेरे पास ये फॉर्मूले आ गए हैं भाई अभी तक मोल निकालने के। ये फॉर्मूला एसटीपी पर लगेगा, ये एनटीपी पर लगेगा, और ना एसटीपी है ना एनटीपी है तो फिर पीवी इज इक्वल टू आर टी, ये लगा दो। ये तो हमेशा लगेगा, पर ये गैस के लिए ही है, तीनों तीनों गैस के लिए। और ये तो हर जगह लगेंगे। हो गई मोल की कैलकुलेशन। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस में कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन इतने लीटर ऑफ O2 एट एनटीपी करो भाई। पॉज करके आप इसे ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। तो यहाँ मोल निकालने एनटीपी पे दे रखा है 89.64 मोल ऑफ O2। यहाँ पर कितना मोल आएगा 11.2 अपॉन 22.4, 0.5 मोल ऑफ O2। यहाँ कितना आएगा 5.6 अपॉन 22.5, तो ये कितना होगा 0.25 मोल ऑफ O2। और यहाँ कितना होगा, अच्छा अभी एस टी पी दे दिया तो 0.4 करना गलत है, 45.4 अपॉन यहाँ कितना लिखूंगा तो ये भी 2 मोल आएगा। तो आपको ये देखना है कहाँ एस टी पी दिया गया है और कहाँ एन टी पी दिया है। तो एस टी पी पे 22.7 से करनी और एन टी पी पे इतने से करनी। चलिए कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस टेकन एट 2 atm 546 केल्विन एंड 10 लीटर वेसल। करिए। तो अब तो मैंने ना एनटीपी दिया है ना एसटीपी दिया है, बताइए कैसे करोगे। सिंपल, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी। तो प्रेशर कितना है 2 atm, वॉल्यूम कितनी है 10 लीटर, आर 0.0821 और ये कितना दे रखा है टेम्परेचर 546। तो इसे 273 इंटू 2 लिख लो, 546 ही आएगा। अब आप बोलोगे सर ये क्यों किया है, ये इसीलिए किया है, मैंने अभी आपको बोला था। ये याद रखो, ये कितना आएगा 22.4 बाई 2, 2 से 2 गया तो इट विल बी 10 अपॉन 22.4 मोल। हो गया। तो आपको अब मैंने मोल निकालना सिखा दिया है ताकि आप कहीं फंसो नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ O2। देखिए मैं मन से ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं लेता हूँ, ऑब्जेक्टिव से सीखने को ज़्यादा नहीं मिलता, वो पेपर के लिए ठीक है बट यहाँ आपको सोचने का मौका मिलता है। करिए अब जरा इसे। अब यहाँ मास ऑफ O2 पूछा है, 5 लीटर का वेसल है, प्रेशर दे दिया और टेम्परेचर दे दिया। तो अगर आप मोल निकाल लो तो मास भी आ ही जाएगा। तो मोल क्या होगा पीवी बाय आर टी। प्रेशर कितना है 38 सेंटीमीटर, तो 38 अपॉन 76 कितना आएगा 0.5 atm, 0.5। वॉल्यूम कितनी है 5 लीटर, आर 0.0821 और टी कितना है
273, तो ये कितना होगा 2.5 और ये कितना होगा 22.4, तो ये मोल आगे भी। तो मोल अगर आगे तो मास निकालना है W/m, तो W/32 कर दो, इक्वेट कर दो, 32 से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ये बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है, यहाँ आपको जो मोलर मास है वो 32 लेना है, 16 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं डाई एटॉमिक। अगर ओजोन है तो वो O3 की में कर दी है, इसे हम क्या कहते हैं ट्राई एटॉमिक। तो इनका जो मोलर मास होगा वो 3 × 16 होगा, इसका मोलर मास 2 × 16 होगा। यानी मैं मोलर मास क्या कह सकता हूँ, अगर कोई गैस की एटोमिसिटी पता लगानी है तो ये एटोमिसिटी है डाई और ट्राई, तो एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास, उससे उस गैस का मोलर मास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं इधर हो जाता हूँ, ठीक है। तो अगर ये चीज आपकी आ गई तो ये जो मोलर मास है ये यहाँ रखा जाता है, यहाँ कभी भी एटॉमिक मास नहीं रखा जाता, वो मास रखा जाता है जिस फॉर्म में गैस एग्जिस्ट करती है। एटॉमिक में करती है तो रखा जाएगा, तो कोई करती नहीं है इनर्ट गैसेस को छोड़कर, हीलियम नियन वगैरह को, राइट। तो आगे बढ़ते हैं भाई। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 10 ml ऑफ वाटर टेकन एट दिस। ट्राई करो, ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर आप लोग करोगे। नंबर ऑफ मोल इन 10 ml ऑफ वाटर कैसे करोगे भाई, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। मुझे लग रहा है आप यही काम करोगे, पीवी इज इक्वल टू NRT, 10 ml को लीटर में करोगे, प्रेशर को 1 लिखोगे और टी को 273 करोगे। कितने बच्चों ने ये किया? जितनों ने भी ये किया ये गलत है, ये तो गैस के लिए लगता है, मैंने तो वाटर लिया, लिक्विड लिया है, तो ये लगेगी ही नहीं। तो 10 ml है तो वाटर की डेंसिटी आप हमेशा याद रखिए 1 ग्राम पर ml है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास 10 ग्राम आ जाएगा। तो मोल ऑफ वाटर क्या आएगा W/m, तो 10/18 मोल आ जाएगा। ये आपका होगा सही आंसर। तो देखिए ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। मैं आपसे जब मैंने क्लास स्टार्ट की तब से मैं ये चीज समझा रहा था कि ये गैस के लिए लगेगा। तो अब यहाँ पर दे दिया कैलकुलेट मोल्स ऑफ हीलियम गैस हैविंग 400 ml वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे दी, तो इसे लीटर में कर लो, 0.4 लीटर, 1000 से डिवाइड कर लो। टेम्परेचर को आप केल्विन में करो, 300 केल्विन, और प्रेशर को 10 atm। अब आप लगाइए पी वी इज इक्वल टू NRT, तो एन क्या होगा PV/RT, तो प्रेशर कितना है 10, वॉल्यूम 0.4, टेम्परेचर 300 और R 0.0821, ये कितना आएगा 24.63 मोल हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है। अब आ गई एटोमिसिटी की प्रॉब्लम। एटोमिसिटी ऑफ गैस 48 ग्राम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दे दी डेसीमीटर क्यूब, तो आप इसी को 44.8 लीटर भी लिख सकते हो, ये मैंने बताया था। प्रेशर दे दिया 0.5, एटॉमिक मास दे दिया, तो देखिए मोलर मास क्या होगा गैस का, एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक मास। और जब मैं पीवी इज इक्वल टू NRT यूज करूंगा तो एन की जगह W/m करूंगा, तो ये वाला m आएगा इंटू RT। तो प्रेशर की वैल्यू रख दीजिए आप, प्रेशर कितना दिया है 0.5, वॉल्यूम कितनी दी है 44.8, W कितना दिया है 48, m 0.0821 इंटू टी कितना दिया है 273, 0 डिग्री है ना, तो केल्विन में 273 केल्विन आ जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 22.4, तो ये भी 22.4 आएगा, कट गया। m कितना आ जाएगा 48, उसे यहाँ रख दीजिए 48, एटोमिसिटी इंटू 16,
यू विल गेट एटोमिसिटी ऑफ 3। तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट मुझे लगता है जेईई एडवांस में इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, राइट। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इफ इक्वल मास ऑफ ईच इज टेकन। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि इन तीन गैसेस का अगर मैं सेम मास ले लूं तो किसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो देखिए, जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए ना, इक्वल मास इक्वल मोल, तो आप कुछ ले लो, कोई वैल्यू ले लो जो इजी पड़े। ऐसा करने से क्या होगा, जरा ये भी सुनिए। ऐसा करने से ये होगा कि क्योंकि वो इक्वल मास कह रहा, तो हर मास के लिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जरा देखिए कैसे सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या किया, 64 ग्राम ले लिया हर एक का। तो मोल कितने हो जाएंगे हर एक के, पता पड़ गई होगी मैंने 64 क्यों लिया। एक्स लेता अननेसेसरी मुश्किल होती। ये जो मोल आए ये CH4 के आए, लेकिन वो कह रहा है एटम्स। तो CH4 का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें 5 एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो 4 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 4 Na, 2 Na और 1 Na। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है, तो 4 Na में कितने होंगे, 20 Na। O2 में 2 हैं, तो 2 Na में कितने होंगे, 4 Na। और इसमें कितने होंगे, 3 Na। होगी प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे ज्यादा एटम कहाँ पर होंगे, CH4 में, 20 Na। अगर मैं 64 ले लेता हूँ तो मैक्सिमम का आंसर देना था, हो गया। तो यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने 2 से किया, यहाँ 3 से, क्योंकि O2 2 एटम से मिलके बना है और SO2 3 एटम से मिलके बना है। क्लियर। ये प्रॉब्लम आप कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। पॉज करके आराम से आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आंसर इसका 9 ml आएगा। ये भी कर सकते हो घर पर, इनको पॉज करके आप ट्राई कीजिए। और बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। अब मैं इसे समराइज कर देता हूँ। देखिए, 1 मोल बेसिकली एवोगैड्रो नंबर हो सकता है। 1 मोल बेसिकली मोलर मास को भी हम बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम को भी बोलते हैं, ग्राम एटम को भी बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल को भी बोलते हैं, ग्राम आयन को भी बोलते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन सब का मतलब 1 मोल ही होता है। और 1 मोल के लिए हमने अभी मोल कैलकुलेशन के लिए हमने फॉर्मूले भी निकाले। फॉर्मूले क्या थे, PV/RT, W/M, N/Na। और अगर NTP पर है, STP पर है, तो ये हो जाएगा। बोलिए भाई। तो ये मोल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। आप घर से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं, इजी प्रॉब्लम है। आंसर भी मैंने दे दिए हैं, 69 ml इसका होगा। और इस प्रॉब्लम का आंसर पॉज कर लीजिएगा, यहाँ पर 9 ml होगा। तो ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, ये हो जाएंगी। और आज हमारी मोल कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं, कैसे एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं। तो वो क्लास उन्हीं पर बेस्ड होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सकें कि मेरी नेक्स्ट क्लास कब होगी, कभी स्टार्ट होगी, ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया लग सके। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। Thank you guys. Thank you everyone.